जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 6 में है वस्तुओं का समूहीकरण, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका कुछ भाग हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, लेकिन कुछ भाग बाकी रह गया था, उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि वस्तुओं का समूहीकरण उसके गुणों के आधार पर, वे किन पदार्थों से बने हैं उसके आधार पर, तथा उसकी आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर हम अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। साथ ही हमने पदार्थों के गुणों के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था दिखावट के बारे में। तो कुछ पदार्थें देखने में चमकीली होती हैं, जो प्रकृति से ही चमकीली होती हैं, और कुछ पदार्थें चमकीली नहीं होती हैं, उनको रंग करके, पेंट करके चमकाया जाता है। साथ ही हमने संपीड़ितता के गुण के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कुछ पदार्थों को, कुछ वस्तुओं को हम दबा सकते हैं और कुछ वस्तुओं को हम नहीं दबा सकते हैं, जिससे जुड़े हमने कुछ क्रियाकलाप भी किया था। तो इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के एक और गुण के बारे में, जिसका जो है घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी। तो हम सभी शरबत बनाना जानते हैं। शरबत बनाने के लिए पानी चाहिए, नमक चाहिए, चीनी चाहिए, नींबू का रस चाहिए। तो जब हम पानी में चीनी, नमक को डालते हैं तो क्या होता है, वो उसमें घुल जाते हैं। तो ये जो घुलने का गुण है, उसके बारे में हम क्रियाकलापों के से और भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम क्रियाकलाप 4 को करेंगे। क्रियाकलाप 4 में कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। तो कांच के अलग अलग ग्लास में अलग अलग ग्लास ले लेंगे कांच का, और उसमें नमक रखेंगे, रेत, बालू रखेंगे, चीनी लेंगे, मिट्टी का तेल लेंगे और चॉक का पाउडर लेंगे। तो सारे जितने भी ग्लास होंगे सब में अलग अलग चीजों को रखेंगे। एक में नमक, एक में रेत, एक में चीनी, एक में मिट्टी का तेल और एक में चॉक का पाउडर। अब क्या करेंगे, प्रत्येक ग्लास में आधा पानी डालेंगे, मतलब जो ग्लास जितना बड़ा है उसका आधा पानी लेंगे, और साथ में वो चीजें तो उसमें पहले से ही है, नमक, चीनी, रेत। अब क्या करेंगे, एक लकड़ी की छड़ी की सहायता से प्रत्येक में उपस्थित वस्तुओं को चलाएंगे। तो उसमें जिन वस्तुओं को रखा गया है उसको चलाएंगे। अब उसका निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ पदार्थ पानी में घुलनशील हैं या घुल जाते हैं, तो उसकी हम सूची बनाएंगे। तो ये सारे चीजें घर में आसानी से उपलब्ध हैं और ग्लास भी आपके पास है, तो ये सारे चीजों को आप घोलकर देख सकते हैं। इसके बाद ये तालिका आप भरेंगे। पदार्थ घुल जाते हैं और नहीं घुलते हैं। तो पदार्थ में हम नमक लेंगे, रेत लेंगे, चीनी लेंगे, मिट्टी का तेल लेंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें आप ले सकते हैं और इसको यहाँ लिखते जाएंगे। अब इसमें से देखेंगे कि कौन से वस्तुएं जो हैं जो घुल जा रही हैं और कौन सी नहीं घुल रही हैं। जैसे नमक को जब आप घोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी में घुल जाती है, तो ये घुल जाती में टिक करेंगे। अब रेत को पानी में घोलने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे वो नहीं घुलती है, तो नहीं घुलती है में टिक करेंगे। अब चीनी को भी इस तरह से पानी में घोलने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि वो भी पानी में घुल जाती है, तो इसको भी घुल जाती है में टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती हैं। जैसे मिट्टी का तेल लेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगी। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील कहते हैं। तो जो जल में घुल जाता है उसे जल में घुलनशील कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं उसे जल में अघुलनशील कहते हैं। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे, ये अघुलनशील होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं परंतु दूसरे किसी द्रव्य में घुलनशील होते हैं। जैसे नमक, चीनी, ये तो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन जो मिट्टी का तेल है वो पानी में नहीं घुलता है। लेकिन मिट्टी का तेल जो है वो जब हम उसको पेट्रोल में डालेंगे तो वो पेट्रोल में घुल जाएगा। तो मिट्टी का तेल पेट्रोल में घुलनशील है लेकिन जल में अघुलनशील है।
तो इस तरह से हम प्रयोग करके देख सकते हैं कि कौन से वस्तुएं जल में घुलनशील है और कौन सी अघुलनशील है। और इसके अलावा कुछ गैस भी हैं जो जल में घुलनशील है, जबकि कुछ गैस ऐसे हैं जो जल में अघुलनशील है। तो कुछ गैस ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, जैसे ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन जल में नहीं घुलता तो जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं वे जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो जल में घुला रहता है, जिसके कारण जल में रहने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वे उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और जीवित रह पाते हैं। अब देखते हैं उत्प्लावकता। तो उत्प्लावकता या फ्लोटेशन। तो उत्प्लावकता क्या है? तो कुछ चीजें ऐसे हैं जब आप उसको पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगती हैं, और कुछ चीजें जब आप पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती हैं। तो यही है फ्लोटेशन का गुण या उत्प्लावकता का गुण। तो इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप 5 करते हैं। तो इसके लिए आप कुछ चीजें इकट्ठा कर लीजिए, जैसे सूखी पत्ती, कंकड़, प्लास्टिक की गेंद, कांच की गोली ले सकते हैं, कागज की नाव, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक के बटन, और भी आपको जो चीजें मिले जैसे कलम, रबर, पेंसिल, तो सारे चीजें आप इकट्ठा कर लीजिए। इन्हें पानी से भरी एक बाल्टी में डाल दीजिए। ये सारी चीज आप लीजिए और इसको एक पानी से भरा बाल्टी में डाल दीजिए। तो इनमें से कौन से पदार्थ जल की सतह पर तैरते हैं और कौन कौन से पदार्थ डूब जाते हैं? तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ जो हैं वो पानी में एकदम डूब जा रहे हैं, और कुछ क्या है, एकदम पानी की सतह में आ जाते हैं। तो आपने जब सारी चीजों को डाला तो आपने देखा कि कौन से ऊपर आ जा रहे हैं और कौन से नीचे रह जा रहे हैं, पानी में डूब जा रहे हैं। तो आप आसानी से इसकी तालिका बना सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ ऊपर पानी की सतह में आ जा रहा है वो पानी में उत्प्लावकता का गुण रखता है, और जो नहीं तैर रहा है वो नीचे हो जा रहा है, नीचे डूब जा रहा है, उसमें उत्प्लावकता का गुण नहीं है। तो जल में तैरने वाले पदार्थ को उत्प्लावक पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को उत्प्लावकता कहते हैं। तो जो तैरते हैं वो उत्प्लावक पदार्थ हैं, और जो नहीं तैरते हैं वो उत्प्लावक पदार्थ नहीं हैं। तो आपने जिन चीजों को इकट्ठा किया था तो आप उसको करके देख सकते हैं। जैसे कंकड़ जो है वो पानी में डूब जाएगा, प्लास्टिक का जो गेंद है वो पानी की ऊपरी सतह में तैरने लगेगा, जो कागज की नाव है वो भी पानी के सतह में तैरेगी, जो लकड़ी का टुकड़ा है वो भी सूखा है तो ऊपर तैरता रहेगा, जो प्लास्टिक का बटन है वो क्या है, वो डूब जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों को करके देख सकते हैं कि कौन पानी में डूबता है और कौन नहीं डूबता है। अब देखते हैं पदार्थों का अगला गुण, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व जो गुण है, मैग्नेटिज्म का जो गुण है, तो उसमें क्या है कि आपने चुंबक को देखा होगा। तो चुंबकीय जो गुण जिसमें उपस्थित है वो चुंबकत्व का गुण रखता है, और जिसमें नहीं है, जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वो चुंबकत्व का गुण रखता है, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है वो चुंबकत्व का गुण नहीं रखता है। तो इसके और भी विस्तार से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 6 को करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, कपास, चौक, लोहे की कुछ कील, आलपिन, सिक्के आदि के टुकड़े, ये सारे चीज आप अपने टेबल में इकट्ठा कर लेंगे। तो इसके अलावा भी और भी चीजें आप ले सकते हैं। एक छड़ चुंबक लीजिए और प्रत्येक वस्तु के पास बारी बारी से ले जाइए। तो यदि आपके घर में चुंबक उपलब्ध हो, तो बहुत बच्चों के पास चुंबक रहता है, तो आप उस चुंबक को लेकर उन चीजों से ये परीक्षण कर सकते हैं। तो आपने निरीक्षण द्वारा नीचे की दी गई सारणी को आप भरेंगे। तो सारी चीजों को आप अपने टेबल पर इकट्ठा कर लेंगे और एक चुंबक लेंगे। अब क्या करेंगे, ये सारे चीजों के पास आप चुंबक को ले जाएंगे। तो जो लकड़ी का टुकड़ा होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा, तो उसमें चुंबक
को वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे आपका लोहे का कील है, वो चुंबक की ओर आकर्षित होगा। तो आप इसमें सारणी में भरेंगे कि कौन कौन से पदार्थ आपने लिए हैं, और फिर देखेंगे कि कौन चुंबक में चिपकता है और कौन सा चुंबक में नहीं चिपकता है। तो इसको आप अलग अलग जो सारणी में तालिका में दिया गया है उसको आप भरेंगे। तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर खींच लेता है, तो जैसे कील को अपनी ओर खींच लेता है, तो वे चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को अपनी ओर नहीं खींचता है वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे लोहे का कील है, उसको चुंबक अपनी ओर खींच लेता है तो उसमें चुंबकत्व का गुण है, तो वे चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और जो जिसको अपनी ओर नहीं खींचेगा, जैसे आपका कलम, पेंसिल, इसको चुंबक अपनी ओर नहीं खींचेगा, तो ये अचुंबकीय पदार्थ हैं। जैसे लोहा, निकेल और कोबाल्ट जैसे धातुएं चुंबकीय होती हैं, इसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपने में चिपका लेती है। जबकि लकड़ी, प्लास्टिक आदि क्या है, अचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे। जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थों को चुंबक अपनी ओर खींच ले रही है, अपने में चिपका ले रही है, और कुछ को नहीं चिपका ले रही है। तो जो पदार्थ चुंबक में आकर चिपक जा रहे हैं वे चुंबकीय पदार्थ हैं, और जो चुंबक में आकर नहीं चिपक रहे हैं वो अचुंबकीय पदार्थ हैं। तो इस तरह से आप चुंबकीय और अचुंबकीय में अंतर कर सकते हैं। अब है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आप कभी किसी चीज से देखेंगे, जैसे कांच से यदि देखेंगे तो कभी कभी किसी कांच से आपको आर पार दिख जाता है और कभी कभी नहीं दिखता है। या फिर आप किसी बस में जा रहे हैं तो बस की खिड़की से जब आप बाहर की ओर देखते हैं तो वो दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कांच ऐसे होते हैं जिसमें से आप बाहर नहीं देख पाते हैं। तो ये देखना ना देखना ये क्या है, इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। तो आपने दुकानों में देखा होगा कि जो चॉकलेट, बिस्कुट या मिठाइयाँ होती हैं तो उसको दुकानदार शीशे या प्लास्टिक के जार में रखते हैं। तो ये शीशे और प्लास्टिक के जार में क्यों रखते हैं? क्योंकि शीशा और प्लास्टिक के जार से वो आसानी से दिख जाता है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, जिससे आप बच्चे आकर्षित होकर उसको खरीदना चाहेंगे। और कुछ चीजें ऐसे डिब्बों में रखी रहती है जो नहीं दिखता है, मतलब उसके अंदर क्या रखा हुआ वो नहीं दिखता है। जैसे आपके जूते का जो बॉक्स होता है तो उसके अंदर है वो कागज का बना होता है, तो उसके अंदर क्या रखा हुआ है वो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन जो कांच का डिब्बा है या फिर प्लास्टिक का डिब्बा है उसके अंदर की रखी वस्तुएं हम देख पाते हैं। तो ये जो कांच या प्लास्टिक का डिब्बा है ये पारदर्शी डिब्बा है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो हो गया पारदर्शी, और जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं वो हो गया अपारदर्शी। समझ गए इसको? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे हमने कांच और प्लास्टिक के डिब्बे के बारे में जाना, तो कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक ऐसे ही पदार्थ होते हैं। तो पानी के अंदर भी कुछ चीजें रहेंगी तो हम पानी के अंदर देख सकते हैं। जो कांच की बोतल होती है उसमें भी हम देख सकते हैं। तो ये हो गए पारदर्शी पदार्थ। तो जिन पदार्थों से होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, उनके अंदर रखी हुई वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं, तो वे हो गए अपारदर्शी पदार्थ। लकड़ी, गत्ता, धातुएं जैसे पदार्थ जो हैं वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो लकड़ी के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, या फिर गत्ता जो होता है उसके आर पार नहीं दे सकते हैं, या फिर जो धातुएं होती है जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उसके आर पार भी हम नहीं देख पाते हैं। उसके अंदर
यदि किसी एल्युमिनियम के बर्तन में कुछ रखा हुआ तो हम उसके अंदर नहीं देख सकते हैं कि क्या रखा हुआ है। जब ढक्कन खोलेंगे तभी देख पाएंगे, ऐसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि कांच का बोतल है, उसमें कुछ रखा हुआ तो हम उसको बिना खोले ही देख सकते हैं, तो वो पारदर्शी हुआ कांच का बोतल। लेकिन ये जो धातुएं हैं तो या लकड़ी का गत्ता है तो ये सारे क्या हैं, अपारदर्शी हैं। ट्रेसिंग पेपर या तेल लगा हुआ कागज जैसी वस्तुओं से आर पार देखा जा सकता है, पर आकृतियां कुछ स्पष्ट नहीं होती हैं। आप एक कागज लेंगे, कागज के ऊपर तेल लगा देंगे और उसके बाद उसको देखने का कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंधला सा हमको सामने की वस्तुएं उसके आर पार दिखाई देगी, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन हल्का धुंधला सा दिखाई देगा। तो इसी तरह से जो ट्रेसिंग पेपर होता है, जिसमें हम किसी चीज को कॉपी करने का काम करते हैं, किसी किताब से या फिर कहीं से उसको छापने का काम करते हैं, वो जो ट्रेसिंग पेपर होता है वो भी हल्का सा दिखाई देता है, उसके आर पार हल्का हल्का दिखाई देता है, लेकिन पूरी आकृति पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती है, मतलब धुंधला सा आकृति दिखाई देता है। तो ऐसे पदार्थों को पारभासी कहते हैं। तो वो पारभासी पदार्थ कहलाता है। जिसके आर पार हम देख पाते हैं वो हो गया पारदर्शी, जिसके आर पार हम नहीं देख पाते हैं वो हो गया अपारदर्शी, और जिसके आर पार हम हल्का धुंधला सा देख पाते हैं वो हो गया पारभासी। तो आप कागज में तेल लगाकर इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। देखिए इस चित्र में दिख रहा है ना कि ये जो बच्चा है वो पहले देख रहा है कागज से, तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, और फिर ये क्या कर रहा है, धुंधला सा जब उसमें तेल लगा देता है तो वो थोड़ा धुंधला सा दिख रहा है। ये देखिए ये है पारदर्शी का अपारदर्शी का उदाहरण, ये हो गया पारभासी का उदाहरण, और ये पारदर्शी मतलब जिसके आर पार पूरी तरह से दिख रहा है। ये चित्र सी में दिख रहा है पारदर्शी, वो जिस चीज से दिख रहा है, कांच का जो टुकड़ा है उसके आर पार उसको आसानी से दिख रहा है, मतलब वो पारदर्शी हो गया। चित्र बी में जो दिख रहा है वो धुंधला सा दिख रहा है, मतलब पारभासी, और चित्र ए में उसको आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब अपारदर्शी। तो इस तरह से तीनों में आप अंतर समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप वस्तुओं की जांच कर सकते हैं। तो आपने यह जाना कि पदार्थ विभिन्न प्रकार के दिखते हैं, वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं। तो कुछ पदार्थ जल में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। वे पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं, और इन्हीं गुणों को आधार मानकर इनका समूहीकरण किया जा सकता है। तो इसके आधार पर भी आप समूहीकरण कर सकते हैं कि कौन वस्तु पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है और कौन पारभासी है, या फिर आप कौन वस्तुएं डूबती हैं, कौन वस्तुएं नहीं डूबती हैं। तो इसके आधार पर भी आप उसको अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। तो इस तरह से समूहीकरण का बहुत सारे आधार हैं। उसके गुणों के आधार पर, जो पदार्थ के गुण हैं उसके आधार पर उसको अलग अलग आप समूह बना सकते हैं। तो आपने बहुत सारे गुणों के बारे में जाना पदार्थों के, उसके दबने के गुण के बारे में, उसके दिखावट के गुण के बारे में, उसके आकार के बारे में, उसकी घुलनशीलता के बारे में, उसके पारदर्शिता के बारे में, उसके डूबने या ना डूबने के बारे में। तो बहुत सारे गुणों के बारे में जाना, और इसके आधार पर आप वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। और हाँ, हमें पदार्थों का समूहीकरण उनके गुणों में समानता अथवा विभिन्नता के आधार पर करना होता है। तो जो वस्तुओं का हम समूहीकरण करेंगे वो उसमें या तो जो समानता का गुण है उसके आधार पर उसको एक समूह में बांटेंगे, और विषमता के आधार पर उसको अलग समूह में बांटेंगे। परंतु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमको पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांटना पड़ता है। तो दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहीकरण अपनी सुविधा के लिए करते हैं, ताकि हमें सुविधा हो। रसोई घर या दवाखाने में आपने वस्तुओं का भंडारण देखा होगा, जहां एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है। इन्हें
इस प्रकार रखने से क्या होता है, ताकि यदि एक तरह की वस्तुओं को एक जगह में रखेंगे तो उनको ढूंढना आसान हो जाता है, जिससे समय की भी बचत होती है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो इसी कारण से वस्तुओं का समूहीकरण किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा विशेष वस्तु को ढूंढना आसान होता है और इस प्रकार का समूहीकरण किराना की दुकान या पुस्तकालय में भी आप देख सकते हैं। तो वस्तुओं का समूहीकरण आप अलग अलग जगहों में देख सकते हैं। जो आपके किराना का दुकान है वहां भी अलग अलग चीजों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग जगहों में रखा जाता है, ताकि आपको जब चीजों को लेना हो तो आसानी से वो किराना का दुकान वाला आसानी से उसको निकाल सकता है। तो इससे उसकी समय की भी बचत हो जाएगी। साथ ही पुस्तकालय में भी अलग अलग तरह की किताबें एक एक समूह में रखे जाते हैं, जिससे आपको जो किताब चाहिए वो आसानी से खोजकर निकाल सकता है। तो इस तरह से समूहीकरण हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारे लिए काफी सुविधाजनक है, साथ ही हमारे समय को भी बचाता है और हमारे परेशानियों को भी बचाता है और हम आसानी से किसी चीज को ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त समूहीकरण का एक और लाभ यह भी है कि इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का हम अध्ययन कर सकते हैं और गुणों में दिख रहे पैटर्न जो होते हैं उसका अवलोकन भी सरल हो जाता है। तो इस तरह से समूहीकरण जब हम करेंगे तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, साथ ही हम उसके गुणों को भी आसानी से समझ सकेंगे। तो इसलिए समूहीकरण बहुत आवश्यक है। आप भी अपने दैनिक जीवन में आने वाले जो काम हैं तो उसमें भी जो चीजें आप उपयोग में लाते हैं उनको भी आप समूहीकरण कर सकते हैं। इससे आपका काम आसान हो सकता है। तो हमने सीखा कि हमारे आसपास की वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बनी होती है। गुणों में समानता या विभिन्नता के आधार पर हम वस्तुओं का वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकरण से हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं और उनकी उपयोगिता समझ सकते हैं। पदार्थों को उनकी चमक, कठोरता, घुलनशीलता, उत्प्लावकता, पारदर्शिता और चुंबकत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को यहाँ सीखा जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी होगा। हम अपने उपयोग में आने वाली चीजों को अलग अलग समूह में रख सकते हैं और आसानी से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी समस्या हो तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।